जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है, इतिहास का, हिस्ट्री का। फाइन। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी चैप्टर के रेफरेंसेस से आपको क्लास 10th में भी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर क्या पता पढ़ना पड़े। सो हम करते हैं स्टार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व के इतिहास की या यूरोप के इतिहास की, तो हम देखते हैं कि जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो एक लैंडमार्क है, वो एक मील का पत्थर है पूरे इतिहास में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी रिवॉल्यूशन ने, इसी क्रांति ने फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्की को उसने यहाँ पे ख़त्म किया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति। ठीक है ना, क्रांति को बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन, की चीज़ के प्रति विरोध करना, कि के खिलाफ जाना, अगेंस्ट जाना। ठीक है, तो ये जो रिवॉल्यूशन था इसका क्या था स्लोगन? इसका स्लोगन था लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। ठीक है, ये एक नए तरीके से बोल सकते हो आप लोग कि ये एक नए दौर का नया नारा था। फाइन। तो ज़रा हम लोग मेन कंसेप्ट, ये रिवॉल्यूशन कब कैसे हुआ था वो तो बात की बात है। हम ज़रा पहले फ्रांस की थोड़ी कहानी पढ़ लेते हैं। पहले 15 साल पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रांस को। ठीक है, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी। सो 1774 की बात है, 1774 की बात है। लुइस 16, क्या लुइस 16 वो बन जाते हैं किंग, वो बन जाते हैं द किंग ऑफ फ्रांस। क्या बनते हैं वो? द किंग ऑफ फ्रांस। और वो है कहाँ से? वो आपकी बर्बन फैमिली से हैं। नाम याद नो, यू कैन से कि बब्बन फैमिली से हैं। बब्बन बर्बन एक ही तरह से बोल सकते हो आप, लेकिन लिख के आपको बर्बन ही आना है। लर्न करने के लिए यू कैन से बब्बन फैमिली से थे वो लोग। ठीक है, तो लुई 16 बब्बन फैमिली के हैं और वहाँ के वो फ्रांस के आपके किंग बनते हैं। जो उनकी शादी होती है वो होती है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से। उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से होती है जिनका नाम होता है मैरी एंटोनेट। क्या नाम होता है उनका? मैरी एंटोनेट। अब जब राजा बनते हैं ना, जब लुई 16 राजा बनते हैं किसके? फ्रांस के, तब उनके खजाने जो होते हैं, उनके जो ट्रेजर होते हैं, जो खजाने होते हैं वो जाते हैं एम्प्टी। मतलब उनको खाली चीज़ें मिलती हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि पैसा क्यों नहीं मिला, क्या कारण थे, रीजंस? तो देखो, फ्रांस को ना लड़ने का बहुत शौक था। तो पिछले सालों में, पिछले बहुत सालों में फ्रांस ने बहुत से लोगों से झगड़े की, लड़ाई की। तो लड़ाई झगड़ों में तो पैसा होता ही ख़राब होता है, पैसा वेस्ट ही होता है। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, यानी कि जो उसने झगड़े किए, उस झगड़ों से फ्रांस जो है काफ़ी कर्ज़ों में आ गया, जिसके कारण उसके जो थे ना ट्रेजरी वो खाली हो गई आपकी। ये दूसरा, वहीं पे फ्रांस में एक जगह है जहाँ पे एक बहुत प्यारा सा महल है। उसका नाम है द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। क्या नाम है उसका? द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। अब इस महल की, इस जगह की मेंटेनेंस के लिए पैसा भी लगता है। तो भाई जब पैसा आप लगा रहे हो आ, आपके झगड़ों पे, वॉर्स पे, जब पैसा आप लगा रहे हो आपके पैलेस को मेंटेन करने में, तो डेफिनेटली पैसे तो आपके कदम होंगे ही होंगे। और इसी के साथ साथ और भी कुछ रीजंस थे आपके, ये हम पढ़ते हैं ज़रा। देखो हुआ क्या था, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में बहुत तगड़े दुश्मन थे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ब्रिटेन ने कुछ अमेरिकन कॉलोनीज पे कब्जा किया हुआ था। तो लुई 16 ने उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलवाने में काफ़ी हेल्प की। जिसकी वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि भाई अब फ्रांस के ऊपर कर्ज आ गया। ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ दिस मोर देन 1 बिलियन ल्यूर्स वर एडिड टू द डेप्ट विच हैज ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन ल्यूर्स। ठीक है ना, अब वो इतने कर्ज में आ गया, 1 बिलियन ल्यूर्स यहाँ की करेंसी थी पहले, फ्रांस की करेंसी थी आपकी ये। द लैंडर्स हु गेव द क्रेडिट बिगेन टू चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। जिन कर्ज कर्ज देने वालों ने जो फ्रांस को एक कर्ज दिया था, उन्होंने 10% अपना उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया। उन्होंने आपका कहते हैं ना इंटरेस्ट चार्ज किया। अब देखो, जब इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोन्स पे, तो डेफिनेटली फ्रांस तो कर्ज के अंदर डूबता रहेगा ना, कम तो होगा नहीं उसका ये। तो ये भी आपकी एक कारण था किस चीज़ का? फ्रांस के राजा के पास एम्प्टी ट्रेजरर होने का। नेक्स्ट देखो, सिंपल बात है कि एक कंट्री, जब हम एक कंट्री की बात करते हैं, तो एक कंट्री में बच्चों सिर्फ
ये नहीं कि आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत से बेटा होते हैं रीजंस, जैसे कि अब बहुत से काम होते हैं कंट्री। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, सरकार चलाना, ऑफिस चलाना, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ चलाना, तो ये सब तो होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब गवर्नमेंट ने वहाँ की टैक्सेस को बढ़ा दिया जनता के ऊपर। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, ये भी दिक्कत हो जाएगी ये, अब जनता भी कहाँ से देगी पैसा। हाउएवर दिस मेजर वाज नॉट सफिशिएंट एज फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। अब जो फ्रांस के लोग थे वो बच्चों 3 कैटेगरी में आपके डिवाइड थे, ये हम पढ़ेंगे आगे। इन 18th सेंचुरी एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्सेस। इसमें 3 कैटेगरी थी, तो पहली कैटेगरी टैक्स फ्री थी, दूसरी कैटेगरी भी टैक्स फ्री थी, लेकिन तीसरी कैटेगरी टैक्स पे पड़ती थी। तो जब एक कैटेगरी जब टैक्स पे कर रही है तो इन कर्ज़ों को उतारने के लिए 2 कैटेगरी नहीं पे कर पानी है, तो ये भी काफ़ी नहीं रहा। फाइन क्लास, तो यहाँ से अब फ्रांस में दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। फाइन। The Society of States was part of the feudal system of the Middle Ages. The society and the institution of French before 29 is considered at old regime. इस एज से पहले की जो थी यहाँ के लोग उसको बोला गया था आपका ओल्ड रिजाइम, यानी कि पुरानी तरह की सरकारें। अब हम लोग ज़रा क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं वो 3 स्टेट्स थे कौन कौन से। ठीक है ना, वो 3 स्टेट, वो 3 जगहें जो थी वो कौन सी थी, 3 तरह के लोग कौन से थे, कौन से टैक्स भरने वाले थे, कौन टैक्स पे करने वाले आपके नहीं थे। सो पहला आपका आता है, जो पहली कैटेगरी क्या थी आपकी, वो थी आपकी फर्स्ट स्टेट में द क्लर्जी क्लास पीपल। ठीक है, अब ये क्लर्जी कौन होते हैं, देखो हम लोग बात करते हैं जरा। इट कंप्राइज ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पर्सन, ये ऐसे लोग थे हु हैव स्पेशल फंक्शन द चर्च, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो आप, ये लोग पादरी होते हैं, ये लोग होते हैं चर्च में जो होता है ना फादर, ये उनकी बात यहाँ पे करी जा रही है, चर्च के फादर की बात की जा रही है। इनके पास में अच्छा खासा होता है लैंड और अच्छे खासे इनके पास में होती है वेल्थ, मतलब पैसों में अच्छे होते हैं ये। दे इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इनको जन्म से ही बहुत से फ़ायदे होते हैं, लाइक एग्जाम्पल फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। ये लोग, मैंने बोला था पहले आपको कि ये लोग टैक्स नहीं भरते, टैक्स सिर्फ थर्ड क्लास भरेगी, जो आपको पढ़ाएंगे अभी ये लोग। The church levied a tax called tithe from the peasants from comprised of 1/10 of the agriculture products. ये चर्च जो है वो अपने फार्मरों से लेती है टैक्स, ठीक है ना। तो ये एक आपकी पहली क्लास हो गई है, तो देखो ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये अमीर है एक तरीके से। नेक्स्ट हमारी क्या आती है क्लास, क्या नाम है उसका, सेकंड क्लास कौन सी आती है, द नोबिलिटी। अब इसमें रिच क्लास है, इट कंप्राइज ऑफ रिच अरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ द स्टेट। इनके पास भी प्रिविलेज है कि ये लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, इनके पास भी फ्यूडल प्रिविलेज दैट इज फ्यूडल ड्यूज हैं विच दे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, मतलब इनको भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कतें जो आती हैं सारी किसके लिए आती हैं, वो आती हैं थर्ड स्टेट के लिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है पूरे फ्रांस की बाकी बची हुई वो इसमें आती है, दैट इज बिजनेसमैन, आर्टिसंस, पीजेंट्स, लॉयर्स, ऑफिशियल्स, कोर्ट मर्चेंट, लैंडर्स, लेबर एक्सेट्रा, ये टैक्स पे करते हैं। ये 2 मौज काटते हैं, ये थर्ड जो है अब आपका वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना। दे हैव टू पे डायरेक्ट टैक्सेस कॉल्ड टैले टू द स्टेट एज वेल एज अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट, टोबैको एक्सेट्रा। समझ रहे हो, मतलब ये तो टैक्स पे करेंगे, रेगुलर टैक्स भी पे करेंगे और जो होता है अलग टैक्स वो भी पे करेंगे। तो एक तरीके से पिस कौन रहा था, पिस रहे थे आपके आम जनता। Peasants made up about 90% of the population on France. Only a small number of them owned the land they cultivated. 90% जो पॉपुलेशन है वो आपकी पीजेंट थी फ्रांस की, जिसमें से बहुत कम लोगों के पास ही अपना क्या था, उनके पास अपना लैंड था खेती बाड़ी करने के लिए। 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स एंड चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स, ठीक है ना। 7% जो लैंड है फ्रांस का वो वहाँ के जो नोबल्स हैं, जो चर्च है, उनका होता था आपका। पीजेंट्स जो थे वहाँ के वर फोर्स्ड टू वर्क इन द हाउस ऑफ नोबल्स एंड देयर लैंड्स टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। अब जो बेचारे गरीब लोग थे थर्ड स्टेट के, उनको क्या किया गया, उनको डाला गया काम करने के लिए आपके, ठीक है। अभी दिक्कतें बढ़ रही थी वहाँ पे, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी यहाँ पे, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में एक कंसेप्ट आया, क्या नाम है इसका, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष, ठीक है। अब 1715 से लेके 1789 तक फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी, किसकी, फूड ग्रेन्स की।
इनसफिशिएंट प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड। अब जब भाई सिंपल सी बात है, आपके पास लोग अधिक हैं, उनके पास खाने को पैसे हैं नहीं पूरे, तो क्या होगा, खाने को सामान ही नहीं है एक्चुअली, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा ब्रेड्स का। बट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस। ठीक है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। ये जो हालात थे काफ़ी बुरे बने। ठीक है, एंड दिस कंडीशन क्रिएटेड सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब काफ़ी वहाँ पे जो है वो अब दिक्कतें सामने आ गई थी। अब क्या होता है आगे, ये हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं बेटा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।